हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा क्लासरूम। माई सेल्फ सूर्य प्रकाश रंगी और फिजिकल केमिस्ट्री टीचर। बच्चों, लास्ट हमने यहाँ पर स्पेक्ट्रल लाइन का कैलकुलेशन किया था और डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज की बात की थी। तो स्पेक्ट्रल लाइन के कैलकुलेशन को ही हम आगे देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उससे रिलेटेड। गिवन आपको कैलकुलेट रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन एंड मार्जिनल लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ Li2+। तो Li2+ की फर्स्ट लाइन एंड मार्जिनल लाइन के बारे में आपको बात की है। तो फर्स्ट लाइन कब बोलते हैं? जब जस्ट ऊपर से इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कर रहा हो, और जब मार्जिनल लाइन या लास्ट लाइन कब बोलते हैं? जब इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से आ रहा हो। तो आपको किसके लिए बोला है? Li2+ के लिए। तो आपको रेशियो ऑफ वेवलेंथ बताना है। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या बताया था? 1/λ इक्वल टू RHZ² 1/N1² माइनस 1/N2²। तो हम पहले बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट लाइन का। 1/λ ऑफ फर्स्ट लाइन के इतना होगा RHZ। Z तो दोनों के लिए सिमिलर है, तो कितना 3² 1/N1। फर्स्ट लाइन के लिए जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट लाइन के लिए N1 क्या होगा? N1 यहाँ पे बाल्मर के लिए बात करें, बाल्मर के लिए N1 का वैल्यू क्या होगा? 2। और N2 का वैल्यू क्या होगा? जब जस्ट ऊपर से आ रहा होगा 3, राइट। तो N1 का वैल्यू क्या है? 2² माइनस N2 का वैल्यू क्या है? 3²। तो यहाँ से कैलकुलेट कीजिए, तो 1/λ ऑफ फर्स्ट लाइन कितना हो जाएगा? RH इंटू 9 इंटू 1/4 माइनस 1/9। तो ये आप डिफरेंस लेंगे तो 5/36 आपको मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन का लेमडा जो होगा वो कितना हो जाएगा? इन्वर्स कर दें, 36/5 इंटू RH इंटू 9। तो ये फर्स्ट लाइन का आपको वेवलेंथ मिला। सेकेंड, अब बात की है मार्जिनल लाइन का। मार्जिनल लाइन कब बोलेंगे? जब इलेक्ट्रॉन का कहाँ से आ रहा हो? इनफाइनाइट से 2 में आ रहा हो। तो इनफाइनाइट से 2 में आ रहा है, तो ये 2 तो क्या होगा? N1 ऑफ बाल्मर, और इनफाइनाइट क्या हो जाएगा? N2 ऑफ बाल्मर। तो यहाँ पे आप लेमडा ऑफ लास्ट लाइन की बात करें, कितना हो जाएगा? RHZ² 1/N1² माइनस 1/N2²। 1/इनफाइनाइट क्या हो जाएगा यहाँ पर? 0। तो यहाँ से कैलकुलेट करें, 1/λ ऑफ लास्ट लाइन कितना हो जाएगा? RH इंटू 9/4। तो यहाँ से लेमडा ऑफ लास्ट लाइन आपको मिल जाएगा कितना? 4/RH इंटू 9। तो आपको फर्स्ट लाइन का वेवलेंथ मिला, लास्ट लाइन का वेवलेंथ मिला, दोनों का रेशियो ले लें। तो लेमडा ऑफ फर्स्ट अपॉन लेमडा ऑफ लास्ट और मार्जिनल क्या हो जाएगा? RH/9, दोनों में कैंसिल आउट हो जाएगा। फर्स्ट लाइन कितना है? 36/5 इंटू 4, तो मिल जाएगा 9/5। तो दिस इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट लाइन एंड मार्जिनल लाइन ऑफ Li2+, ठीक है। चलिए नेक्स्ट गिवन आपको, फाइंड वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन रिक्वायर्ड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट ऑफ Li2+ टू थर्ड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट ऑफ Li2+ टू थर्ड स्टेट आपको भेजना है। तो ग्राउंड स्टेट क्या होगा? 1 होगा, और थर्ड स्टेट आपको भेजना है तो थर्ड एनर्जी लेवल में। तो 1 से 3 में भेजना है, तो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा? इन दोनों के डिफरेंस के बराबर। तो डेल्टा E क्या होगा यहाँ पे? E3 माइनस E1, राइट। तो E3 कितना होगा? माइनस 13.6 Z² माइनस 13.6 Z² N1²। तो यहाँ पे डिफरेंस आपको बताया गया है। डिफरेंस कितना होगा यहाँ पे? 13.6 Z² 1/N1² माइनस 1/N3²। तो ये लोअर एनर्जी लेवल है, ये हायर एनर्जी लेवल है। वैल्यू पुट कीजिए। तो आपको क्या पूछा है? वेवलेंथ बताना है। तो अगर आप वेवलेंथ आपको बताना है, तो इसको हम यहाँ पे वेवलेंथ वाले फॉर्मूले में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे वेवलेंथ क्या होगा? यहाँ पर 1/λ इक्वल टू RHZ² 1/N1² माइनस 1/N2²। चाहे माइग्रेशन लोअर से हायर में हो रहा हो या हायर से लोअर में हो रहा हो, आप ये फॉर्मूला बिल्कुल बिना किसी कंफ्यूजन के यूज में ले सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? 1/λ इक्वल टू RHZ का वैल्यू कितना है? कौन सा एलिमेंट है यहाँ पे? Li2+। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 3² इंटू 1/N1। N1 का वैल्यू क्या होगा? 1² माइनस 1/N2 का वैल्यू क्या होगा? 3²। तो कितना हो जाएगा? 1/λ इक्वल टू RH इंटू 9 इंटू 1/1 माइनस 1/9, यानी 8/9। तो 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। 1/λ की लेमडा आपको कितना मिल जाएगा? लेमडा इक्वल टू 1/RH इंटू 8। आपको पता था 1/RH का वैल्यू कितना होता है? 911.5/8। तो यहाँ से आपको वेवलेंथ मिल जाएगा किसमें? एंगस्ट्रॉम में, 113.9 एंगस्ट्रॉम। 113.9 एंगस्ट्रॉम विल बी आंसर। क्लियर है? तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस यहाँ से बनने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट गिवन है आपको,
what transition of hydrogen atom would have the same wavelength as Balmer transition of n equal to 4 to n equal to 2 of He plus ion। तो आपको गिवन है हाइड्रोजन एटम का कौन सा ट्रांजिशन होगा जिसका वेवलेंथ क्या हो, सिमिलर हो, किसके लिए, बाल्मर ट्रांजिशन में, जहां पे इलेक्ट्रॉन 4 से 2 में माइग्रेट कर रहा है He प्लस आयन के लिए। तो यहाँ पे क्या बोला है कि वेवलेंथ दोनों का सिमिलर है, तो 1/λ ऑफ हाइड्रोजन किसके बराबर है, 1/λ ऑफ He प्लस के बराबर। ठीक है, वेवलेंथ सेम बोल दिया तो हमने वेवलेंथ को सेम कर दिया। अगर वेवलेंथ सेम है तो 1/λ भी दोनों का क्या होगा, सेम ही होगा। तो लैम्डा क्या होता है यहाँ पे, RH² 1/n1² माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो आपको हाइड्रोजन में N1 और N2 का वैल्यू बताना है कि इसमें ट्रांजिशन क्या हुआ है। तो RH हाइड्रोजन के लिए कितना होगा, 1 स्क्वायर इंटू 1/n1² माइनस 1/n2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू RH हीलियम के लिए कितना होगा, 2 स्क्वायर 1/n1 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे जो लोअर एनर्जी लेवल होता है उसको हम N1 लेते हैं और जो हायर एनर्जी लेवल होता है उसको N2 लेते हैं। तो N1 कितना है, 2 स्क्वायर माइनस N2 कितना है, 4 स्क्वायर। ठीक है, अब कैसे पता करें, यहाँ पे केवल आपको कंपैरिजन के बेसिस पर ये आंसर पता लग सकता है। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो ये आंसर पता लगेगा। तो यहाँ से RH को कैंसिल आउट कर दें, यहाँ पर 1 बचा है तो ये कितना होगा, 1/n1² माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो इसको भी इसी फॉर्म में लेके आ जाए तो मल्टीप्लाई कर दें, ये कितना होगा 1/4 माइनस 1/16। ये जो स्क्वायर 4 होगा 4 मिलेगा उसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो कितना बचेगा, 1/1 माइनस 1/4। तो ये जो N1 स्क्वायर है वो 1 के बराबर होगा और जो N2 स्क्वायर है वो 4 के बराबर होगा। तो N1 स्क्वायर इक्वल टू 1, so N1 विल बी 1, N2 स्क्वायर इक्वल टू 4, तो N2 विल बी 2, राइट। तो इलेक्ट्रॉन में जब हाइड्रोजन में जब इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में आ रहा होगा तो वहां पे जो वेवलेंथ बन रहा होगा वो हीलियम के 4 से जब 2 में आ रहा होगा उसकी वेवलेंथ के बराबर होगा। चलिए नेक्स्ट गिवन है आपको, कैलकुलेट नंबर ऑफ लाइमन एंड आया लाइंस व्हेन इलेक्ट्रॉन माइग्रेट फ्रॉम 6 एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए, आपको बता चुके हैं कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट। चलिए देखते हैं। तो आपको यहाँ पे माइग्रेशन क्या क्या बताना है, एक तो लाइमन लाइंस बताना है और आईआर बताना है। आईआर आपको कहाँ मिलती है, लाइमन में मिलती है यूवी वाला, बाल्मर में मिलता है विजिबल वाला, पार्शियन, बेकेट, फुंड, हम्फ्री, इन सब में क्या मिलता है आईआर वाला। तो पार्शियन, ब्रैकेट, पीफन एंड हम्फ्री, इनका टोटल आपको बताना है कि कितनी आईआर यहाँ पर बन रही होगी। तो इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन कहाँ से हो रहा है, 6 एक्साइटेड स्टेट। 6 एक्साइटेड स्टेट मींस n क्या होगा, 6 एक्साइटेड स्टेट प्लस 1। तो मींस यहाँ पे क्या हो रहा है, 7 से इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन 7 से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है तो कितनी लाइमन और कितना यहाँ पे टोटल आईआर बन रहा होगा। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आपको देखना है। तो इलेक्ट्रॉन 7 से जब 1 में आएगा तो क्या पॉसिबिलिटी होगी, 7 से 6 में जा सकता है, फिर 5 में जा सकता है, फिर 4 में जा सकता है, फिर 3 में जा सकता है, फिर 2 में जा सकता है, 1 में जा सकता है। पहले 7 से 6 में चला जाए, फिर 6 से कहाँ पे जा सकता है, 5 4 3 2 1। 5 से कहाँ पर जा सकता है, 4 3 2 1। 4 से कहाँ पे जा सकता है, 3 2 1। 3 से कहाँ पर जा सकता है, 2 and 1, एंड 2 से कहाँ पे जा सकता है, 1 में। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितना होगा, जब 7 से डायरेक्ट 1 में गया तो यहाँ पे कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो जब यहाँ पे 7 से 1 में आ रहा है तो कितना ये तो टोटल स्पेक्ट्रल लाइन हो गया। आपको किसके लिए पूछा है, लाइमन के लिए। तो लाइमन के लिए मींस कहाँ पर आना चाहिए, 1 में। तो 7 से 1 में आया तो एक स्पेक्ट्रल लाइन, 6 से 1 में आया दूसरा स्पेक्ट्रल लाइन, 5 से 1 में आया तो तीसरा स्पेक्ट्रल लाइन, 4 से 1 में आया तो चौथा, 3 से 1 में आया पांचवा, 2 से 1 में आया। तो यहाँ पे जो लाइमन की लाइन्स होगी वो कितना होगा, यहाँ पे 6। आपसे क्या पूछा है, केवल लाइमन की, राइट। तो यहाँ पे अगर लाइमन की लाइन निकालना हो तो क्या होगा, जो n है उसमें से 1 माइनस कर दो, 7 में से 1 माइनस किया तो लाइमन मिला। अगर सपोज यहाँ पे बाल्मर का पूछा होता तो बाल्मर का कितना होता, बाल्मर जब 2 में आता तो 7 से 2, 6 से 2, 5 से 2, 4 से 2, 3 से 2, 1 2 3 4 5। तो बाल्मर अगर पूछा होता तो n में से क्या करते, 2 माइनस कर देते। सिमिलर अगर पार्शियन पूछा होता है तो पार्शियन कब होता है, जब n से कहाँ पे आ रहा हो, 3 में। तो 7 से 3, 6 से 3, 5 से 3, 4 से 3। तो कितनी लाइन बनती है यहाँ पे, 4। तो n माइनस आप 3 कर देते। तो ये क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ लाइमन लाइंस कितना होगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा यहाँ पे आईआर लाइंस, तो आईआर की किसके बराबर होगी, पार्शियन, ब्रैकेट, फुंड एंड हम्फ्री। ये सभी क्या है, आईआर रीजन में आपको मिलते हैं। इनका जो वेवलेंथ है वो इंफ्रारेड के रीजन का होता है। तो जब यहाँ पे पार्शियन का बोलते हैं, जब 3rd में आ रहा हो,
ब्रैकेट कब बोलते हैं जब 4 में आ रहा हो, फर्न कब बोलते हैं जब 5th में आ रहा हो, और हम्फ्री कब बोलते हैं 6 में आ रहा हो। तो यहाँ पे देख लीजिए कि 6, 5, 4 और 3 में कब कब जा रहा है, 6, 5, 4 एंड 3 में यहाँ पर आया, 5, 4, 3 में यहाँ पर भी आ रहा है, 4, 3 में यहाँ भी आ रहा है और 3 में यहाँ पर भी आ रहा है। तो कितना यहाँ पे टोटल आया लाइन्स बन रहा होगा 4 + 3 + 2 + 1, 4, 3, 7 दोनों और 1 10। तो IR लाइन कितना होगा यहाँ पे टोटल 10 आपको मिल रहा होगा। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन आपको इन अ सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन टू ग्राउंड स्टेट टोटल 15 स्पेक्ट्रल लाइन्स ऑब्टेन फॉर हाइड्रोजन एटम, देन कैलकुलेट हायर एनर्जी लेवल फ्रॉम विच ट्रांजिशन टेक प्लेस। तो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, टोटल इस पे 15 स्पेक्ट्रल लाइन बन रही है, किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। तो आपको बताना है हायर एनर्जी लेवल क्या होगा। ठीक है, आपने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कैलकुलेट किया है कि अगर हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आ रहा है तो टोटल स्पेक्ट्रल लाइन कितना होता है, n × n-1/2। ये फॉर्मूला आपने देखा है। तो टोटल स्पेक्ट्रल लाइन कितना बनना है आपको, 15 बनना है। स्पेक्ट्रल लाइन का मीन्स कुछ नहीं होता है, वो वेवलेंथ ही रहता है। टोटल 15 वेवलेंथ यहाँ पर बन रही है और कुछ नहीं वर्ड नहीं है। ठीक है, तो ये कितना होगा, 2 को भेज दें, n को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, n² - n = 15। तो कितना हो जाएगा, n² - n - 15 × 0। अगर आप इसको देख पा रहे हैं, आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। ठीक है, 10th क्लास में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है और मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट है तो बिल्कुल आपको ये नॉलेज होना ही चाहिए कि क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व की जाती है। तो यहाँ पे जो पावर है 2 n का पावर 2, n का पावर 0, सॉरी n का पावर 1 एंड n का पावर 0, उसका जो भी कोएफिशिएंट होता है ये क्या होता है a, ये क्या होगा b और ये क्या होगा c। तो यहाँ पे अगर आपको n का वैल्यू निकालना है तो क्वाड्रेटिक क्या होगा, -b +- √b² - 4ac/2a। राइट, तो इसमें आप वैल्यू पुट कीजिए। b की कितना है यहाँ पे, -1 - × -1 +- √b² - 1² - 4। a का वैल्यू कितना है 1, c का वैल्यू कितना है -15 4ac। सॉरी, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, 30 एंड दिस इज ऑल्सो 30। राइट, तो c का वैल्यू कितना है यहाँ पे -30/2, a का वैल्यू कितना है 1। तो कैलकुलेट कीजिए, n मिलेगा आपको कितना, माइनस माइनस प्लस 1 + रूट कितना है 1 ये माइनस माइनस प्लस हो गया 120/2। तो कितना हो जाएगा, √121 कितना होगा 11। तो 1 ± 11/2। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, इसको प्लस लेंगे क्योंकि n का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता है। अगर आपने इसको -11 ले लिया तो n का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, बट n का वैल्यू नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। तो 11 + 1 12/2 कितना आ गया 6 आ गया। तो n का वैल्यू क्या रहेगा यहाँ पे 6। चेक कर दीजिए क्या 6 से 1 में आएगा तो टोटल स्पेक्ट्रल लाइन 15 आएगी क्या, 6 × 6 - 1/2 तो कितना हो गया 5। 6 × 5/2 यानी कितना हो जाएगा 15। तो आपका कैलकुलेशन बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है। चलिए गिवन है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन इन अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम मेक ट्रांजिशन फ्रॉम n = x to some lower excited state। लोअर एक्साइटेड स्टेट मींस ग्राउंड स्टेट में नहीं जा रहा है, वो ग्राउंड स्टेट से ऊपर वाले किसी एक्साइटेड स्टेट में है, तो हायर एनर्जी लेवल से किसी पर्टिकुलर एक्साइटेड स्टेट में आ रहा है। द एमिशन स्पेक्ट्रम फ्रॉम द सैंपल, अब हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी का एमिशन होगा, इसलिए ये एमिशन स्पेक्ट्रम बोला जा रहा है। द एमिशन स्पेक्ट्रम फ्रॉम द सैंपल इज फाउंड टू कंटेन ओनली द लाइंस बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर सीरीज। पर्टिकुलर सीरीज में या तो हायर से 2 में आ रहा है, या हायर से 3 में आ रहा है, या हायर से 4 में आ रहा है, या हायर से 5 में आ रहा है। एक पर्टिकुलर सीरीज ही वहां पे उसकी बात की जा रही है। द एमिशन स्पेक्ट्रम फ्रॉम द सैंपल इज फाउंड टू कंटेन ओनली द लाइंस बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर सीरीज इफ वन ऑफ द मैक्सिमम एनर्जी फोटोन has an energy of 0.6375 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, then find value of x। आपको बोला है कि जो 0.6375 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसको आप 3/4 × 0.85 भी ले सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। चलिए, कोई पर्टिकुलर एनर्जी लेवल है, ये 1 नहीं है, n = 1 नहीं है, ये 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे किसी x एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन हो रहा है, तो n2 से n1 में आ रहा है, n1 का वैल्यू 1 नहीं है। अब यहाँ पे बीच में कुछ एनर्जी लेवल होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन यहाँ पे भी पॉसिबल है। राइट,
यहाँ से यहाँ भी पॉसिबल है, यहाँ से यहाँ भी पॉसिबल है, यहाँ से यहाँ भी पॉसिबल है। हम केवल यही क्यों ले रहे हैं क्योंकि इन्होंने बोला है एक पर्टिकुलर सीरीज की बात की है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन को लेके आना है, तो हायर एनर्जी लेवल से सिमिलर लोअर एनर्जी लेवल में ही हम यहाँ पर लाएंगे, तो ये एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल हो जाएगा, ठीक है, पर्टिकुलर सीरीज हो जाएगी। अब आपको गिवन है यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस फॉर द हायर एनर्जी, बोला है इफ वन ऑफ द मैक्सिमम एनर्जी। अब मैक्सिमम एनर्जी कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन हायर से आ रहा होगा। यहाँ पे जब जस्ट ऊपर से आते तो एनर्जी डिफरेंस मिनिमम होता है, और जब यहाँ पे हायर से आएगा तो ये एनर्जी डिफरेंस क्या होगा? मैक्सिमम। तो जब यहाँ पे x से n1 में आ रहा है, n2 से n1 में आ रहा है, तो इसके लिए आपको एनर्जी डिफरेंस गिवन है कितना है? 0.6375। तो ये डेल्टा E क्या होगा? 13.6 z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, यही होगा एनर्जी डिफरेंस। ऐसे निकालता है तो ये एनर्जी डिफरेंस आपको कितना गिवन है? 0.6375, और उसको क्या लिखा जा सकता है? 3/4 इंटू 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये लिखा जा सकता है, ठीक है। अब आपको पूछा है कि बताना है आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x का वैल्यू बताना है। अब x का वैल्यू बताना है तो आपको यहाँ पे दोनों की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। अगर x पता लग जाएगा तो लोअर एनर्जी लेवल भी आप यहाँ पे निकाल लेंगे। तो कैसे निकालना है? तो उसके लिए पहले हम आते हैं हाइड्रोजन के ऊपर। ये हाइड्रोजन एटम का ही आपको सीरीज दे रखा है। हाइड्रोजन में हमने निकाला है E1 का वैल्यू कितना होता है? -13.6। E2 का वैल्यू कितना होता है? -3.4। इसको क्या लिख सकते हैं? 13.6/4 -13.6/4। E3 का वैल्यू कितना होता है? -1.51। इसको आप क्या लिख सकते हैं? -13.6/9। और E4 का वैल्यू कितना होता है? -0.85। इसको आप क्या लिख सकते हैं? -13.6/16। तो 0.85 को आप क्या लिख सकते हैं? 13.6/16 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो यहाँ से इसे आप क्या लिखेंगे? 13.6। आपको बोल दिया है कौन सा एटम है? हाइड्रोजन एटम। तो Z का वैल्यू क्या होगा? 1 स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं? 3/4 इंटू कितना है? 13.6/16, राइट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इधर भी ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थी, उधर भी वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, दोनों इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 3/4 इंटू 13.6/16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, 13.6 से 13.6 को कैंसिल आउट कर दें। अब इधर बचा क्या है? 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब यहाँ पे जो वैल्यू है 3/4 इंटू 1/16 आपको इस फॉर्म में लेके आनी है। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं? 1/16। 3/4 को आप क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस 1/4। 3/4 को 1 माइनस 1/4 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब आपको इस फॉर्म में लाना है तो 16 को अंदर भेज दीजिए, तो 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/16 माइनस 1/64। अब बस दोनों को कंपेयर कर दीजिए। n1 स्क्वायर कितना होगा? n1 स्क्वायर इक्वल टू 16 मीन्स n1 कितना हो जाएगा? 4। n1 स्क्वायर कितना होगा? 16। n2 स्क्वायर कितना होगा? 64। तो n2 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 8। यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ? 8 से 4 में जा रहा होगा। जो n1 होता है वो लोअर एनर्जी लेवल होता है, n2 जो होता है वो हायर एनर्जी लेवल होता है। तो इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन 8 से 4 में हो रहा होगा। क्लियर? तो बच्चों जो भी हमने सारी चीजें पढ़ी है, ये सारा बोर थ्योरी था, जहाँ पे हमें बताया था कि इलेक्ट्रॉन जिस भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व होता है उसका रेडियस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का किस वेलोसिटी से मूवमेंट हो रहा है, वहाँ पे उसका एनर्जी क्या था। इन्होंने बताया कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो mvr NH/2π के बराबर होता है। बट एज यू नो कि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, वैसे ही बोर थ्योरी भी एकदम 100% परफेक्ट नहीं थी, इसका भी कुछ ना कुछ ड्रॉबैक था। क्या क्या ड्रॉबैक था कि सबसे पहले तो हमने स्पेक्ट्रम की बात की है। जो स्पेक्ट्रम हमने देखा है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए है, तो यहाँ पर बोर्ड साहब मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के स्पेक्ट्रम के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं दे पाए, ठीक है। उसके बाद ये मॉलिक्यूल की जियोमेट्री के बारे में या फिर मॉलिक्यूल की शेप के बारे में भी कोई एक्सप्लेनेशन हमें नहीं दे पाए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट किस तरीके से होता है उसके बारे में इन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर ऑर्बिट में होता है, बट किस तरीके से अरेंज रहता है उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन इन्होंने नहीं दिया था, ठीक है। अब इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया कि इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व होता है, वो ये कंसिडर करके दिया था कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एज अ पार्टिकल होता है। बट आगे जाके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के ड्यूल नेचर का पता लगा, जो हमें डी ब्रोगली में बताया था कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी शो करता है, ठीक है। देन फिर हमें यहाँ पर इन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर ऑर्बिट में एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व होता है। बट यहाँ पे इन्होंने बताया कि
आगे जब हम पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग कॉन्सेप्ट, तो वहां पे उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन का आप यहाँ पे एग्जैक्ट वेलोसिटी का कैलकुलेशन तो कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो वहां पे कुछ ना कुछ एरर हमें वेलोसिटी के कैलकुलेशन में मिलती है। तो वेलोसिटी का जो इन्होंने कैलकुलेशन किया था वो भी 100% करेक्ट नहीं था। देन इन्होंने जो हमें बताया था कि एंगुलर मोमेंटम mvr nh/2π के बराबर होता है, तो वो क्यों होता है, mvr = nh/2π ही क्यों लिया, उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन ये नहीं दे पाए थे। और लास्टली यहाँ पर अगर हम स्पेक्ट्रल लाइन की बात करें, स्पेक्ट्रल लाइन को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वहाँ पे स्पेक्ट्रल लाइन फर्दर छोटी छोटी लाइंस में स्प्लिट हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड में स्पेक्ट्रल लाइन का स्प्लिटिंग बोला जाता है स्टार्क इफेक्ट, और मैग्नेटिक फील्ड में स्पेक्ट्रल लाइन का स्प्लिटिंग बोला जाता है जीमान इफेक्ट। तो ये स्प्लिटिंग होता क्यों है उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। तो आप केवल ये वर्ड याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिटिंग स्टार्क इफेक्ट बोला जाता है, मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिटिंग जीमान इफेक्ट बोला जाता है। कि ये होता क्या है, ये हमारे कॉन्सेप्ट में नहीं है, हमारे सिलेबस से बाहर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो भी ड्रॉबैक्स था, जैसा इन्होंने बताया यहाँ पे बोर थ्योरी में कि इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल होता है, वहाँ पे ऑर्बिट के चारों तरफ रिवॉल्व होता है, तो उसको ओवरकम करने के लिए डी ब्रोगली ने एक कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया, उन्होंने सोचा कि ऐसा होना चाहिए। उन्होंने जो यहाँ पे हमें एजम्पशन दिए थे, हालांकि उसके कोई प्रैक्टिकल हमारे पास वहाँ पे प्रूफ नहीं थे, एक्सपेरिमेंटल कोई डेटा नहीं था, बट उन्होंने जो बोला वो बात बिल्कुल सही थी। उन्होंने क्या बोला कि जैसे हमने यहाँ पे फोटोन के लिए बात की कि फोटोन में वेव नेचर होता है, फोटोन में पार्टिकल नेचर भी होता है। जो फोटोन का हमने पार्टिकल नेचर या लाइट के पार्टिकल नेचर की बात की है, वो किससे पता लगा, एक तो हमने पढ़ा था यहाँ पे प्लैंक थ्योरी कि वहाँ पे जो फोटोन होता है वो स्मॉल पैकेट की फॉर्म में एनर्जी का ट्रांसफर करता है। या हमने पढ़ा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि जो एनर्जी सप्लाई होती है वो एक पैकेट की फॉर्म में होती है या पार्टिकल की फॉर्म में वहाँ पे लाइट का बिहेवियर होता है। तो इन्होंने बोला जैसे लाइट होती है, लाइट का बिहेवियर वेव भी होता है और पार्टिकल भी होता है, वैसे ही पार्टिकल का बिहेवियर वेव भी होना चाहिए। यानी जैसे वेव ड्यूल नेचर शो करती है, वेव बिहेवियर भी शो करती है और पार्टिकल बिहेवियर भी शो करती है, वैसे ही पार्टिकल को वेव बिहेवियर भी शो करना चाहिए। यानी पार्टिकल है वो वेव की तरह नेचर शो करना चाहिए। तो इन्होंने यहाँ पर कि कोई भी अगर मूविंग पार्टिकल है तो वो ड्यूरिंग मोशन वेव नेचर भी शो करता है, पार्टिकल नेचर भी शो करता है, ऐसा इन्होंने बताया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जो इन्होंने बात की थी वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए बात की थी कि जो स्मॉल पार्टिकल है लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन या फिर जो भी छोटे छोटे पार्टिकल है जिनका मास बहुत कम होता है, जब ये मोशन में होते हैं तो ड्यूरिंग मोशन ये वेव नेचर भी शो करते हैं और पार्टिकल नेचर भी शो करते हैं। तो अगर कोई भी पार्टिकल नेचर शो करता है, कोई भी सब्सटेंस पार्टिकल नेचर शो करता है, तो उसकी एनर्जी का जो फॉर्मूला था वो हमें आइंस्टाइन साहब ने दिया, E = mc², ठीक है। और प्लैंक थ्योरी में हमें क्या बताया था कि अगर कोई वेव है तो उसका एनर्जी आप कैसे निकालते हैं, hc/λ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग बात करें तो एनर्जी ऑफ पार्टिकल जो था वो क्या था, mc² अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन। लिखिएगा इसको, अकॉर्डिंग टू प्लैंक एनर्जी क्या था, hc/λ। तो अगर पार्टिकल यहाँ पे एज अ पार्टिकल नेचर भी शो कर रहा है, एज अ वेव नेचर भी शो कर रहा है, तो दोनों एनर्जी आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर। तो अगर हम दोनों एनर्जी को इक्वेट करते हैं mc² = hc/λ, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, m × c क्या होगा, मोमेंटम, जिसको हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं, =h/λ। तो यहाँ से लैम्डा क्या होगा, h/p। तो इससे यहाँ पे हम इसकी वेवलेंथ की बात करें मैटर की, ठीक है। तो ये क्या होगा, वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे जो ये वेवलेंथ है वो हम किसके लिए बात करें, केवल और केवल मैटर वेव के लिए, ठीक है। हम यहाँ पे फोटोन की वेव की बात नहीं कर रहे हैं, ये किसकी बात करें, मैटर वेव के लिए। कि जब कोई पार्टिकल मूविंग कंडीशन में है तो इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं, उसकी वेवलेंथ निकाल सकते हैं। ये फोटोन के लिए कतई नहीं है। तो ये बात बिल्कुल आप ध्यान में रखें कि यहाँ पे ये फोटोन के लिए आपको अप्लाई नहीं करना है, क्लियर। तो यहाँ से इन्होंने क्या बताया कि जो मूविंग पार्टिकल है वो उसका भी कुछ वेवलेंथ होता है, वो वेव नेचर भी शो करता है, पार्टिकल नेचर भी शो करता है। तो अगर वो वेव नेचर शो करेगा तो उसका वेवलेंथ क्या होगा, h/p से आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो लैम्डा = h/p या p क्या होगा, मोमेंटम, h/m × v, राइट। तो हम c को यहाँ पे v से रिप्लेस कर रहे हैं क्योंकि कोई लिस्ट पार्टिकल होते हैं जो बहुत ही कम ऐसा कोई पार्टिकल होगा जिसकी वेलोसिटी क्या हो, लाइट की वेलोसिटी हो। तो हमने यहाँ पे क्या किया, c को v से रिप्लेस कर दिया, ठीक।
अब यहाँ पे जो वेवलेंथ है वो क्या होता है, मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर हम वेवलेंथ और मोमेंटम का आपस में ग्राफ ड्रॉ करें तो कैसा मिलेगा, इनवर्स रिलेशन आपको मिलेगा। ठीक, अब यहाँ पर डी ब्रोगली ने हमें ये बताया था कि जो ये वेवलेंथ की हम बात करें वो किसके लिए बात करें, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल यानी बहुत छोटे पार्टिकल की बात करें। ठीक है, हालांकि जितने भी मैटर है, इलेक्ट्रॉन भी मैटर है, प्रोटॉन भी मैटर है, अगर हम न्यूक्लियस की बात करें, सॉरी न्यूट्रॉन की बात करें वो भी मैटर है, या फिर हम अल्फा पार्टिकल की बात करें वो भी मैटर है, अगर हम किसी कार की बात करें वो भी मैटर है, साइकिल की बात करें वो भी मैटर है, बस की बात करें वो भी मैटर है। तो अगर बस भी मैटर है तो क्या वो भी वेव नेचर शो करेगा, हाँ या ना। ठीक है, तो वही चीज हमें यहाँ पर देखनी है कि हम किसके वेव नेचर की बात कर रहे हैं। तो अभी यहाँ से हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे जैसे मास बढ़ेगा वेवलेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो अगर हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की बात कर रहे हैं, जिसका मास जितना कम होगा उसका वेवलेंथ उतना ही बड़ा होगा। तो जितनी बड़ी वेवलेंथ है उसको ऑब्जर्व करना या उसको मेजर करना उतना ही इजी होगा। जितना ज्यादा मास होगा उसका वेवलेंथ उतना ही छोटा होता जाएगा, तो उसका मेजरमेंट भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वेवलेंथ वेव नेचर शो कर रहा है वो कौन शो कर रहा है, जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है या बहुत छोटा पार्टिकल है। ठीक है, हम एग्जांपल लेके बात करते हैं कि सपोज अ बॉल ऑफ 100 ग्राम मूविंग विद 100 मीटर पर सेकेंड। तो एक बॉल इस स्पीड से मूव कर रही है। ठीक है, तो उसका अगर हम, ये मेटर है, बॉल भी क्या है, मेटर है, तो इसका वेवलेंथ क्या होगा, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी। एच क्या है, 6.62 इंटू 10⁻34 अपॉन पी एम इंटू वी। यहाँ पे मास क्या है ग्राम में। अच्छा ये भी ध्यान रखें कि जो यहाँ पे इसका यूनिट है जूल इंटू सेकेंड है, एसआई यूनिट है, तो ये भी एसआई यूनिट में होगा यानी केजी में होगा, और ये वेलोसिटी किस में होगी, मीटर में। ठीक है, मीटर पर सेकंड में। तो हमेशा ध्यान रखें जब भी ये फॉर्मूला आप यूज में ले रहे हैं तो मास हमेशा केजी में ही पुट करना है। तो ये 100 ग्राम है तो इसका मास कितना होगा, 100 इंटू 10⁻³ और वेलोसिटी कितनी है, 100 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये कितना बचेगा, -1, ये यहाँ पे 10 बचा है तो ये कितना होगा, 6.62 इंटू 10⁻, कितना बच रहा है ये, 35 मीटर। तो इस पार्टिकल यानी बॉल की जो वेवलेंथ है वो कितना है, 6.62 इंटू 10⁻35 मीटर। अब यही हम बात करें इलेक्ट्रॉन मूविंग विद 100 मीटर पर सेकेंड। तो इलेक्ट्रॉन अगर 100 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसकी वेवलेंथ कितना होगा, 6.62 इंटू 10⁻34 अपॉन इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg इंटू वेलोसिटी क्या है, 100 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम यहाँ पे पावर की बात करें ये कितना बचेगा, -29, ये ऊपर जाएगा तो +29, तो कितना होगा अप्रोक्स यहाँ पे 10⁻5 मीटर की रेंज। ठीक है, तो अब आप कंपेयर कर सकते हैं कि यहाँ पे हमने 100 ग्राम मास लिया था, तो मास जितना ज्यादा होता जाएगा उसकी वेवलेंथ उतनी ही छोटी होती जाएगी, यानी उसका वेव नेचर उतना ही कम होता जाएगा। और जितना छोटा पार्टिकल होगा उसका वेव नेचर उतना ही ज्यादा होगा, यानी उसकी वेवलेंथ उतनी ही बड़ी होगी जो कि ऑब्जर्वेबल होगी या मेजरेबल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट गिवन है या डी ब्रोगली ड्यूल नेचर आपको जो गिवन है मैटर के लिए, वो किसके लिए, जो बहुत छोटा पार्टिकल हो, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हो। राइट, तो मैटर वेव हम कब लेते हैं, जब यहाँ पे छोटा पार्टिकल होता है, हैवी पार्टिकल के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे वेव नेचर का कंसिडरेशन नहीं करते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे जो हमें फॉर्मूला मिला है लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी या लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, तो इसको हम डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास वेलोसिटी है पार्टिकल की तो आप उसका वेवलेंथ निकाल सकते हैं, अगर मोमेंटम है पार्टिकल का तो आप उसकी वेवलेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको काइनेटिक एनर्जी गिवन है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है यहाँ पर, हाफ mv²। तो अब इसको हमें क्या करना है, इसमें प्लेस करना है। तो m इंटू वी का वैल्यू आपके पास है, तो हमारे पास हाफ mv² है। हम क्या करें यहाँ पे, अगर इसको ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर दें तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ m² v² अपॉन m इंटू वी क्या होता है, मोमेंटम। तो यहाँ पे 2m को जब भेज दें तो m² या mv² क्या हो जाएगा, 2mke। के क्या है, काइनेटिक एनर्जी, m क्या होगा, मोमेंटम, तो मोमेंटम क्या होगा, √2mke। तो अगर आपको माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी गिवन है तो भी आप यहाँ से लेमडा निकाल सकते हैं। लेमडा क्या होगा, h अपॉन पी और h अपॉन mv और h अपॉन
√2m के। क्लियर? तो अगर आपको काइनेटिक एनर्जी गिवन है तो भी आप उस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें या किसी भी चार्ज के लिए बात करें। अच्छा, आपको बताया था कि अगर हम किसी चार्ज पर V पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाता है, Q इंटू वी हो जाता है, राइट। तो अगर हम यहाँ पे बात करें फॉर चार्ज पार्टिकल at which V potential on which V potential is applied। तो अगर किसी पार्टिकल पे, चार्ज पार्टिकल पर हमने V पोटेंशियल लगा रखा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, Q इंटू वी। तो यहाँ पे आप काइनेटिक एनर्जी को किससे रिप्लेस कर देंगे, QV से। तो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल का वेवलेंथ कितना हो जाएगा, H/√2m ke या फिर H/√2m Q इंटू वी। क्लियर है? अब यहाँ पे चार्ज पार्टिकल कुछ भी हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन हो। फॉर इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, E इंटू वी। जो भी चार्ज है इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, अगर V पोटेंशियल लगा रखा है तो वो कितना होगा, Q इंटू वी या E इंटू वी। ये V क्या है, पोटेंशियल, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। तो यहाँ पे वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर किसी इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन भी क्या है, मैटर है, अगर उस पर हमने V पोटेंशियल लगा रखा है तो उसका वेवलेंथ कितना हो जाएगा, H/√2m ke या फिर H/√2m E इंटू वी, राइट। V क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, H का वैल्यू हमें पता है, M का वैल्यू पता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, तो यहाँ पे आएगा 150/√V एंगस्ट्रॉम, या फिर पूरा सॉल्व कर दें 12.3/√V एंगस्ट्रॉम। तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन पे आपने V पोटेंशियल लगा रखा है तो उसका वेवलेंथ क्या होगा, 12.3/√V के बराबर। क्लियर? अब नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे अगर चार्ज पार्टिकल सपोज अल्फा है, फॉर अल्फा पार्टिकल, तो यहाँ पे लेमडा क्या होगा, H/√2m Q इंटू वी। तो यहाँ पे जो भी अल्फा पार्टिकल का चार्ज है क्या होता है, चार्ज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, और m क्या होगा, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, राइट। तो यहाँ पे सभी वैल्यू पुट कर देंगे तो लेमडा ऑफ अल्फा पार्टिकल आपको मिल जाएगा 0.101/√V। V क्या है यहाँ पर, पोटेंशियल, कितना पोटेंशियल आपने अल्फा पार्टिकल पर लगा रखा है, तो अल्फा पार्टिकल के लिए वेवलेंथ आपको मिल जाएगा। अगर यही यहाँ पे प्रोटॉन है तो जो लेमडा ऑफ प्रोटॉन होगा, जो लेमडा ऑफ प्रोटॉन होगा तो कितना होगा, 0.286/√V। V क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल है। क्लियर? तो इस तरीके से आप यहाँ पे वेवलेंथ को निकाल सकते हैं, बट ये किसके लिए, केवल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, जो मूविंग पार्टिकल है, केवल उनके लिए ही है। क्लियर? स्टैटिक पार्टिकल के लिए कॉन्सेप्ट नहीं है, जो मूव कर रहा है उसी के लिए है, और उसमें भी कौन, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। क्यों? क्योंकि जो हैवी पार्टिकल है उनका वेवलेंथ बहुत ही छोटा होता है, ऑब्जर्वेबल नहीं होता, मेजरेबल नहीं होता है, तो वो वेव नेचर शो नहीं कर पाते हैं। ठीक है? जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है उनका वेवलेंथ बड़ा मिलता है तो वो वेव नेचर शो कर पाते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट बात की जाए यहाँ पर कि जो डी ब्रोग हमें यहाँ पर बोर्ड थ्योरी में बताया था कि इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है पर्टिकुलर ऑर्बिट में, वो h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, पर क्यों होता है वो हमें यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, बट उसका एक्सप्लेनेशन हमें डी ब्रोगली ने दिया। डी ब्रोगली ने हमें क्या बताया कि यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है तो वहां पे वो क्या करता है, वेव जनरेट करता है, कि वो वेव फॉर्म में वहां पर क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है या रिवॉल्व हो रहा है। तो यहाँ से जो फर्स्ट पॉइंट की यहाँ पर हमें बोर्ड ने बताया था कि वहां पे एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व होता है, तो वो थ्योरी भी क्या हो गई, डिस्कार्ड हो गई। सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व नहीं होता है, वो वेव फॉर्म में यहाँ पर रिवॉल्व हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो वेव होती है वो कंस्ट्रक्टिव होती है। अब कंस्ट्रक्टिव का मीन्स क्या है वो समझ लीजिए। कंस्ट्रक्टिव वेव क्या होगी कि अगर सपोज इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वेव फॉर्म में मूव कर रहा है तो वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे वेव फॉर्म में मूव करेगा। ठीक है, तो अगर जहाँ से स्टार्ट किया और जहाँ पे खत्म हो रहा है, अगर वो वेव आपस में नहीं मिली तो वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव वेव हो जाएगा।
ठीक है। कंस्ट्रक्टिव वेव क्या होगा कि जहां से स्टार्ट किया वापस वहीं पर पहुंच जाए, जहां से स्टार्ट किया वापस वहीं पर पहुंच जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव वेव बोला जाएगा। ठीक है। तो अगर कंस्ट्रक्टिव वेव यहाँ पे फॉर्म हो रहा होगा तो किस तरीके से होगा, इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ से चला और वापस यहाँ पर आ गया। ठीक है। जहां से स्टार्ट किया वापस वहीं पर पहुंच जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, ये कंस्ट्रक्टिव वेव बोलेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से स्टार्ट किया था तो ये एक वेव, देन फिर सेकेंड वेव एंड देन फिर थर्ड वेव। तो यहाँ पे ये जो सर्कमफेरेंस है किसका सर्कमफेरेंस है, ऑर्बिट का। तो ऑर्बिट का जो सर्कमफेरेंस है वो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। तो यहाँ पे किसके बराबर होगा, 2 पाई आर का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगा, 3 वेव की वेवलेंथ के बराबर, 3 वेव की वेवलेंथ के बराबर। तो ये क्या होगा, 3 लैम्डा होगा। ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला था, डी ब्रोगली ने, कि यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व होता है तो जो जिस नंबर का उसका ऑर्बिट होता है उसमें उतनी ही वेव वो जनरेट करता है। अगर सेकंड ऑर्बिट है तो 2 वेव जनरेट करेगा, थर्ड ऑर्बिट है तो 3 वेव जनरेट करेगा, फोर्थ ऑर्बिट है तो 4 वेव जनरेट करेगा, फिफ्थ ऑर्बिट है तो 5 वेव जनरेट करेगा। तो यहाँ पे हम n की जगह क्या कर सकते हैं, 2 पाई आर इक्वल टू एन लेमडा। तो nth शेल का जो रेडियस होगा 2 पाई आर किसके बराबर होगा, एन लेमडा के बराबर होगा। अब लेमडा क्या होगा, यहाँ पे लेमडा को आप क्या ले सकते हैं, 2 पाई आर इक्वल टू, लेमडा को क्या ले सकते हैं, h अपॉन पी, राइट। और p को क्या ले सकते हैं आप, NH अपॉन mv, राइट। mv को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, mvr इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। तो यहाँ से ये बात डी ब्रोगली ने हमें बताया कि इलेक्ट्रॉन जिस भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व होता है वहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, h अपॉन 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। अच्छा, एक पॉइंट और यहाँ पे कि जो h अपॉन 2 पाई है उसको हम यहाँ पर h बार भी लिख सकते हैं, कहीं पर यहाँ पर h बार लिखा हुआ रहता है। तो जो h बार है उसका मीनिंग क्या है, यहाँ पर h अपॉन 2 पाई, राइट। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि जो 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर किसके बराबर, एन लेमडा के बराबर होता है। जो सर्कमफेरेंस है ऑर्बिट का वो किसके बराबर होगा, उस ऑर्बिट में जितनी भी वेव प्रेजेंट होगी उसके बराबर होगा। तो अगर यहाँ पर n इक्वल टू 2 है तो यहाँ पे क्या होगा, 2 पाई आर इक्वल टू 2 लेमडा, यानी यहाँ पे जो वेवलेंथ होगा उसका डबल किसके बराबर होगा, सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस किसके बराबर होगा, 2 वेव की वेवलेंथ के बराबर। अगर n इक्वल टू 3 है तो 2 पाई आर किसके बराबर होगा, 3 लेमडा के बराबर। मींस यहाँ पे जो ये सर्कमफेरेंस है वो कौन से ऑर्बिट का है, थर्ड ऑर्बिट का। अगर n इक्वल टू 4 है तो यहाँ पे 2 पाई आर किसके बराबर होगा, 4 लेमडा के बराबर। यानी वहां पे कितना वेव प्रेजेंट होगा, 4 वेव प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर सपोज आपको ये डायग्राम गिवन है, तो यहाँ पे कितना वेव है, यहाँ से यहाँ तक आया 1 वेव, यहाँ से आया सेकंड वेव, यहाँ से यहाँ आया थर्ड वेव, यहाँ से आया 4 वेव। तो मीन्स ये कौन सा ऑर्बिट होगा, फोर्थ ऑर्बिट होगा। अगर यहाँ पे सपोज आपको ऐसा गिवन है, ये सपोज ऐसा गिवन है तो कितना वेव है, यहाँ से स्टार्ट हुआ एक वेव, देन फिर सेकंड वेव, देन फिर थर्ड वेव, देन फिर फोर्थ वेव, देन फिर फिफ्थ वेव। मीन्स ये कौन सा ऑर्बिट होगा, फिफ्थ ऑर्बिट होगा। तो ये बात यहाँ पे डी ब्रोगली ने प्रूव किया कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। क्लियर। तो अगर हम सार देखें यहाँ पे कि यहाँ पे सार क्या है डी ब्रोगली का, कि डिफरेंट वेवलेंथ कहाँ पर क्या क्या फॉर्मूला है। तो लेमडा आपने क्या निकाला है, h अपॉन पी या h अपॉन mv या h अपॉन √2m k। ठीक है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, q इंटू वी। q क्या है, चार्ज, और v क्या है, जो उस चार्ज पे पोटेंशियल लगाया हुआ है। अगर इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे चार्ज पुट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, √150 अपॉन वी। वी क्या है, पोटेंशियल, या रूट ले लेंगे तो 150 का रूट 12.3 के अप्रॉक्स रहेगा, 12.3 अपॉन √v एंगस्ट्रॉम, राइट। अगर अल्फा पार्टिकल है तो उसके लिए वेवलेंथ क्या होगा, 0.101 अपॉन √v एंगस्ट्रॉम। अगर यहाँ पे प्रोटॉन है तो उसके लिए वेवलेंथ क्या होगा, 0.286 अपॉन √v एंगस्ट्रॉम। √v क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल। अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग है, अच्छा इसमें और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर ये किस इलेक्ट्रॉन की बात की है, 2 पाई आर इक्वल टू एन लेमडा, जो एटम के अंदर रिवॉल्व हो रहा है। जब वो अंदर मूव कर रहा है तो भी तो वहाँ पे वो वेव नेचर शो कर रहा होगा, राइट। जब
इलेक्ट्रॉन क्या है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, बहुत छोटा है, तो वो मूव जहां पर भी मूव करेगा कुछ ना कुछ वेव जनरेट कर रहा होगा। बट एटम के अंदर और एटम के बाहर दोनों में डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट लगने वाला है। अगर इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर है तो वहां पे वो जब मूव करेगा तो वहां पे आप क्या करेंगे, 2πr इक्वल टू एन लेमडा यूज में लेंगे, तो वेवलेंथ क्या होगा 2πr अपॉन एन। एन क्या है, जिस भी ऑर्बिट में वो रिवॉल्व हो रहा है, और एन क्या होगा, उस ऑर्बिट का नंबर। अब यहाँ पे इसकी बात करिए कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए, जो एटम से बाहर है, जिसपे हमने वी पोटेंशियल लगाया हुआ है। ठीक है, तो अगर वी पोटेंशियल लगाया हुआ है तो उसका वेवलेंथ क्या होगा 12.3 अपॉन रूट वी। राइट, तो ये कुछ फॉर्मूलाज थे जो डी ब्रोगली इक्वेशन में आपको यूज में आते हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। गिवन है आपको रेशियो ऑफ मोमेंटम ऑफ टू पार्टिकल ए एंड बी इज 1/2, देन कैलकुलेट वेवलेंथ एसोसिएटेड विद बी इफ वेवलेंथ ऑफ ए इज 3.2 इंटू 10⁻² मीटर। तो यहाँ पे दो पार्टिकल है, तो अगर आपको पार्टिकल बोल दिया तो आप कौन से कॉन्सेप्ट के बारे में सोचेंगे, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट के बारे में सोचेंगे। तो वेवलेंथ क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। अब आपको क्या दे रखा है, मोमेंटम का रेशियो दे रखा है, तो वेवलेंथ क्या है, मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो वेवलेंथ ऑफ ए अपॉन वेवलेंथ ऑफ बी, एच तो क्या है दोनों के लिए सिमिलर होगा, तो मोमेंटम इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये क्या हो जाएगा मोमेंटम ऑफ ए एंड मोमेंटम ऑफ बी। राइट, तो ए और बी की वेवलेंथ का रेशियो बी और ए के मोमेंटम के रेशियो के बराबर होगा। तो आपको वेवलेंथ ऑफ बी बताना है, तो वेवलेंथ ऑफ बी क्या होगा, वेवलेंथ ऑफ ए इंटू मोमेंटम ऑफ ए अपॉन मोमेंटम ऑफ बी। तो वेवलेंथ ऑफ ए कितना गिवन है आपको 3.2 इंटू 10⁻²। आपको बोला है मोमेंटम ऑफ टू पार्टिकल ए एंड बी, ए और बी के मोमेंटम का रेशियो कितना है 1/2, ए और बी के मोमेंटम का रेशियो यहाँ पे आपको गिवन है 1/2, तो यहाँ पे वेवलेंथ ऑफ बी कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻² मीटर। क्लियर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। यस, चलिए नेक्स्ट करते हैं। पूछा गया आपको कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ H2 मॉलिक्यूल इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 10 जूल। तो आपको काइनेटिक एनर्जी गिवन है, तो आपको पार्टिकल की वेवलेंथ निकालना है। तो अब यहाँ पे पार्टिकल का वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी इक्वल टू एच अपॉन एम वी इक्वल टू एच अपॉन √2m के। तो यहाँ से आपको काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल का गिवन है। अच्छा, यहाँ पे भी आपको क्या ध्यान रखना है कि जो h है वो जूल में है, जूल इंटू सेकेंड, तो मास हमेशा आपको केजी में ही यूज में लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे वेवलेंथ ऑफ H2 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के वेवलेंथ की बात की है, तो H2 मॉलिक्यूल का मास क्या होगा, यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, इसमें क्या होगा रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू AMU। H2 का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होगा 2, AMU का वैल्यू कितना होगा 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना 2 इंटू 1.66 इंटू 10⁻27 केजी। तो ये एक मॉलिक्यूल का H2 का मास आपको मिला, तो वेवलेंथ कितना होगा 6.62 इंटू 10⁻34 अपॉन √2 इंटू कितना है मास 2 इंटू 1.66 इंटू 10⁻27 इंटू इसका काइनेटिक एनर्जी कितना गिवन है आपको 10 जूल आपको गिवन है। तो कैलकुलेट कीजिएगा, आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। आंसर होगा अप्रोक्स 2.56 इंटू 10⁻21 मीटर के लगभग। क्लियर, चलिए नेक्स्ट गिवन है आपको इफ 18.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज सप्लाइड टू ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम, देन कैलकुलेट इट्स काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ। राइट, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको सोचना पड़ेगा कि जब हमने यहाँ पे बोर्ड थ्योरी पढ़ा है, वहाँ पर भी हमने काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला है एंड वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन भी वहाँ पर निकाला है। ठीक है, जो यहाँ पे अभी हम निकाल सकते हैं 2πr इक्वल टू एन लेमडा से। तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर है या एटम के बाहर है, क्योंकि अगर एटम के अंदर होगा तो उसके काइनेटिक एनर्जी का अलग कॉन्सेप्ट हम यूज में लेंगे, और अगर एटम के बाहर होगा तो वहाँ अलग कॉन्सेप्ट हमें यूज में लेना होगा। वेलोसिटी के लिए भी अलग फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो अभी इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड स्टेट में होता है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका एनर्जी कितना होता है -13.6 eV। अब आपने एनर्जी कितना दिया है 18.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
यानी इलेक्ट्रॉन को एटम के ग्राउंड स्टेट से बाहर निकलने के लिए कितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। यानी हम बात करें आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है, जितना इलेक्ट्रॉन का एनर्जी होता है उतना ही पॉजिटिव एनर्जी देना पड़ता है 13.6 eV। तो इतना एनर्जी देने के बाद इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? तो अभी आप एनर्जी कितना दे रहे हैं? 18.15। क्या इसमें इतना एनर्जी मिल पाएगा? क्या बिल्कुल मिल पाएगा, ये तो उससे ज्यादा ही है। अब अगर आप ज्यादा एनर्जी दे रहे हैं तो कुछ एनर्जी तो यानी 13.6 से इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में कंज्यूम होगी। बाकी एनर्जी कहाँ जाएगी? बाकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा यहाँ पर? 18.15 माइनस 13.6, तो ये आ जाएगा अप्रोक्स 4.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम से बाहर प्रेजेंट है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ एटम। अब ये एटम से बाहर निकल चुका है, राइट? तो एटम से बाहर इसका काइनेटिक एनर्जी कितना है? 4.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर जूल में बात करें कितना होगा? 4.55 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर। क्लियर? अब अगर इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या फॉर्मूला यूज में लेंगे? हाफ mv²। बिकॉज अगर उसके पास कुछ एनर्जी है तो वो कुछ वेलोसिटी से मूव भी कर रहा होगा। अगर ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, मूव कर रहा है, तो उसका कुछ वेवलेंथ भी होगा। तो वेवलेंथ कौन से कॉन्सेप्ट से आप निकालेंगे? डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट से। तो यहाँ पे पहले हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें, इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ mv²। अगर मास केजी में है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है, तो इसका यूनिट क्या होगा? जूल में होगा। इसलिए हमने यहाँ पे इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? जूल में कन्वर्ट कर दिया। ये किसके बराबर होगा? 4.55 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ से v² आपको मिलेगा। v² कितना होगा? 2 इंटू 4.55 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg के बराबर। ठीक है? तो 9.1 से 4.5 इंटू 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, -31 को ऊपर भेज दें तो स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 था, कितना हो जाएगा? ये 10⁻12 के लगभग इतना ही हो रहा है। यस, तो यहाँ से b आपको मिल जाएगा कितना? 16 इंटू 10 इंटू 10⁻10 ऐसा बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे एक डेसिमल को, इससे डेसिमल को हटाने में एक 10 कंज्यूम हो जाएगा। बचा कितना? 10 इंटू 10⁻10। तो यहाँ पे कितना बचा? v², इसका रूट ले रहे हैं तो कितना होगा? 4 इंटू 10⁵ √10 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन इस वेलोसिटी से यहाँ पर एटम के बाहर मूव कर रहा होगा। अगर इलेक्ट्रॉन इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका वेवलेंथ क्या होगा? अब आप इजीली निकाल सकते हैं कि अगर कोई पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका वेवलेंथ क्या होगा? वो डी ब्रोगली में हम देख चुके हैं। तो इसका वेवलेंथ कितना होगा? लैम्डा इक्वल टू h/mv। आपके पास h का वैल्यू पता है कितना है? 6.62 इंटू 10⁻34 अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 9.1 इंटू 10⁻31 kg इंटू वेलोसिटी कितना है? 4 इंटू 10⁵ √10। तो ये मीटर में आपको यहाँ से इसका वेवलेंथ मिल जाएगा। क्लियर है? तो चलिए, आज तक इतना ही काफी है। होपफुली आपको डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मैटर के लिए ही हमें केवल डी ब्रोगली वेवलेंथ यूज में लेंगे, फोटोन के लिए बिल्कुल यूज में नहीं लेना, ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। तो जो वेवलेंथ हमने यूज में लिया है वो किसके लिए यूज में लिया है? जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन जो एटम से बाहर है, प्रोटॉन जो एटम से बाहर है, न्यूट्रॉन जो एटम से बाहर है, राइट? या और कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो यहाँ पर फ्रीली मूव कर रहा है या मूवमेंट पे है। ठीक है? उसके अलावा अगर इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर प्रेजेंट है तो उसके लिए भी हमने वेवलेंथ का फॉर्मूला निकाला है 2πr = n लैम्डा। ठीक है? हमने जो पहले वेवलेंथ निकाला था कि
कि अगर जो हमने बोर्ड थ्योरी की बात करें वहाँ पे हमने फॉर्मूला निकाला है 1/λ इक्वल टू RZ स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। तो वो फॉर्मूला किसके लिए है, वो किसके लिए, फोटोन के लिए। जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है या लोअर से हायर में जा रहा है तो वहाँ पे जो भी फोटोन निकल रहा है उसका वेवलेंथ है। वहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ कैलकुलेट नहीं किया है। प्लैंक थ्योरी में हमें निकाला है लैम्डा इक्वल टू H/P। चलिए आप देख ही लीजिए कि हमने कौन कौन सा लैम्डा निकाला है। लैम्डा इक्वल टू H/P, राइट। उसके अलावा 1/λ इक्वल टू RH स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन सॉरी मीटर इनवर्स। और यहाँ पे लैम्डा हमने लिया था E इक्वल टू SC बाय लैम्डा। तो ये जो लैम्डा है वो किसके लिए, फोटोन के लिए। ये जो लैम्डा है ये किसके लिए, मैटर के लिए। जो एटम से बाहर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके लिए भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये मैटर के लिए है। और ये जो लैम्डा है वो किसका है, जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में माइग्रेट हो रहा है तो वहाँ पे जो फोटोन निकल रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है उसका वेवलेंथ है। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कहाँ पर हमें कौन सा फॉर्मूला यूज में लेना है, ठीक है। तो चलिए इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है, कुछ और क्वेश्चन है, उसको हम कंटिन्यू करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक। तो अच्छे से रिवाइज कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आज तक के लिए इतना ही काफी है। नमस्कार।